In this video, we discuss about Coulomb's law. This law is used to calculate the force of attraction or repulsion between two different or same charges. यानी हम आज Coulomb's law की चर्चा करेंगे. According to this law, the force between two point charges which are separated by a distance r is inversely proportional to a square of distance between them and directly proportional to multiplication of magnitude of charge. यानी मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 and q2 which are two charges separated by a distance r in vacuum. Here f is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. This k is also constant which can be written as 1/4 pi epsilon naught. ये जो कुलम्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसमें मोड दिया हुआ है बिकॉज वी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड ओमिट दिस साइन. देन फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज इप्सिलॉन नॉट? इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. इट्स यूनिट इज व्हाट? इट्स यूनिट कैन बी रिप्रेजेंट कैलकुलेट बाय डायमेंशन. दिस इज कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ वी write in this form epsilon naught is equal to q1 q2 upon 4 pi f r square. आप देखो मैंने इसको मॉडिफिकेशन करके epsilon naught का फार्मूला निकाल लिया है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है और इसका SI वैल्यू जो होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. लेकिन हम जब इक्वेशन में पुट करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं और उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कूलम्ब होता है. अब मैंने एक क्वेश्चन है आपको समझा रहा हूँ कि हाउ कैन वी डिफाइन द फोर्स एक्ट बिटवीन वन कूलम्ब चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन वैक्यूम एंड वेन एवर वी पुट द वैल्यू इन दिस कूलम्ब इक्वेशन वी फाउंड इट 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन. यानी अगर दो एक कूलम्ब के चार्ज को दो एक पॉइंट चार्ज हैं 1 मीटर से वैक्यूम में हम सेपरेट करें तो उन दोनों के बीच में 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन फोर्स एक्ट होता है और यही एक कूलम्ब का डेफिनेशन भी देता है. अब हम आ रहे हैं इसके की कंसेप्ट पे. हमें ये इसमें इसकी लॉ की एप्लीकेशन कैसे करनी है और इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखनी है. ये जो हमने चार्ज को एज्यूम किया है ये पॉइंट चार्ज है. व्हाट डू मीन बाय पॉइंट चार्ज? कि पॉइंट चार्ज हैविंग नो डायमेंशन, दैट इज their diameter is much less than the distance between them, so that we can neglect its size. दूसरी चीज़ की मोड इंडिकेट करता है कि हमें हमेशा रिपोर्टिंग फोर्स को प्लस में ही करना है. तीसरी चीज़ हमने 1 कूलम्ब की डेफिनेशन दे दी है. इसमें आपका NCERT क्या कहता है? ये कहता है 1 कूलम्ब इज द चार्ज when placed at a distance of 1 meter from one another of the same magnitude experience a force of 9 into 10⁻9 न्यूटन. यानी मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर दो एक कूलम्ब के चार्ज को वैक्यूम में 1 मीटर से सेपरेट किया जाए तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन होता है और यही वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी है जो कि हमारे न्यूमेरिकल में बहुत काम करेगी. दूसरी चीज़ है कि चूँकि ये फोर्स है, कूलम्ब क्या कहता है? फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करता है और फोर्स हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है. मैंने यहाँ दो डिफरेंट चार्ज Q1 और Q2 को इसके पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जब हम ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया है R1 R2. ठीक है. अब इसमें हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं. अगर मान लीजिए कि मेरे को यहाँ R2 की वैल्यू निकालनी है तो हम ये दोनों जो तीर उठाएंगे उसके टेल को R1 वाले पे रखेंगे और इसके हेड को R2 वाले पे रखेंगे और जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे R2 बराबर R1 प्लस R. तो R की मैग्नीट्यूड R2 माइनस 1 रखेंगे. अब देखिए इसमें ये इसका एक कंसेप्ट है कि R21 यानी 2 to 1. आप इन दोनों को जब इस फॉर्म में लिखना है तो आप इन दोनों को सेपरेट इसी तरह से कर दें. R2 को पहले माइनस R1 और ये देता है, ये वेक्टर फॉर्म को देता है. ये वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, यानी ये एक तरह से दोनों के बीच का डिस्टेंस बताता है. और चूँकि हमने यहाँ 2 के रेस्पेक्ट में 1 लिया है तो 2 - 1 लिया और यदि 1 के रेस्पेक्ट में 2 लेंगे तो फिर R1 माइनस R2 को घटाएंगे
आप देखो R12 की जो डायरेक्शन है R21 के रिस्पेक्ट में अपोजिट है, ये R21 है और ये R12 है। तो ये दोनों केवल मैग्नीट्यूड में समान है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब हम आते हैं कि इन दोनों के इसके फोर्स को हम कैसे बताते हैं। आप देखो कूलम्स लॉ के जो अप्लाई है, ये दो चार्ज के बीच में है, वो चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, इन दोनों के बीच में ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है। यानी ये म्यूचुअल अट्रैक्शन का कंसेप्ट न्यूटन्स लॉ से ये होता है कि एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है तो टोटल सम ऑफ फोर्स इनके बीच में जीरो होता है। यानी जो न्यूटन की थर्ड लॉ है कि जब एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी Q1 Q2 पर भी फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। इसमें लिखने का एक सीक्वेंस है। अगर मैं लिखता हूँ F21, यानी कि सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट के द्वारा लगाया गया बल, आप देखो वो कभी भी वो उसी के डायरेक्शन में यानी कि R21 के डायरेक्शन में है। और हमने इस फोर्स को लिखा है F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, और दिस वन इज यूनिट वेक्टर यानी R21, यानी कि लेफ्ट टू राइट इसका डायरेक्शन है फोर्स का। लेकिन जब हम 1 2 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लेंगे तो ये सारी फैक्टर सेम होगी, केवल आपका डायरेक्शन उल्टा होएगा। यानी अब ये जो फोर्स होंगे, यानी कि Q2 जो Q1 पर लगाएगा उसकी डायरेक्शन RHS टू LHS होगी। इसलिए दोनों के डायरेक्शन में केवल इसके डायरेक्शन का में साइन का डिफरेंस होगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो और इन दोनों का सम क्या होगा, ज़ीरो। सो दिस कूलम्स लॉ also certify the third law of Newton, that is action and reaction are equal and in opposite direction। क्योंकि ये फोर्स पेयर में होते हैं, आप जानते हो पेयर उल्टा होता है, इसलिए इसका म्यूचुअल फोर्स हम इसीलिए इसको कहते हैं। हमने ये कूलम्स लॉ और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंपैरिजन भी अब कर रहे हैं। दोनों लॉ में एक तो सामान्य बात है, दोनों स्क्वायर इनवर्स लॉ है, यानी दोनों में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। ये जो कूलम्स लॉ में केवल मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज आते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन के लॉ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास आता है। दोनों के कांस्टेंट में फ़र्क पड़ता है, यहाँ 1/4πε होता है और यहाँ कैपिटल G होता है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। आप देखो ये जो कूलम्स लॉ यानी कूलम्स फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा इसकी वैल्यू 1/4πε0 जो है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 6.67 × 10⁻11 के ऑर्डर का आता है। तो ग्रेविटेशन की जो फोर्स है वो बहुत ही वीकर है, किसके रिस्पेक्ट में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के रिस्पेक्ट में। नाउ वी कंपेयर द टू फोर्स व्हेन वी वांट टू कंपेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मास विच कंटेन्स डिफरेंट चार्ज। यानी अगर कोई दो कंडक्टर हैं और दोनों R से अलग अलग किए हुए हैं और दोनों के बीच में का डिस्टेंस R है और दोनों पर Q1, एक पे Q1 चार्ज है, एक पर Q2 है, एक का मास m1 है, दूसरे का m2 है। तो जब हम दोनों के फोर्स को कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरिजन में ये ऊपर फोर्स वर्क बाई, ये ऊपर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लिया है। तो ऊपर यहाँ कांस्टेंट क्या आएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, नीचे कैपिटल G आएगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जब हम इसको कंपेयर करके लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा Q1 Q2 4πε0 G m1 m2 आएगा। जब हम इसको कंपेयर करते हैं और सारे वैल्यूज़ को दो इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन वैक्यूम, देन वी नाउ कंपेयर द फोर्स, electrostatic force between them and gravitational force between them, and we have been this equation। तो यहाँ दोनों चार्ज बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर
ई रख दिया और मास भी बराबर है तो m रख दिया, इसका स्क्वायर हो गया। मैंने सारे वैल्यूज़ को पुट किया तो ये आ रहा है 4.374 इंटू 10⁻32 न्यूटन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड का लगभग 10⁻32 टाइम्स ज़्यादा है। सो इट इज़ मच लार्जर फोर्स। आप इस इक्वेशन से जो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन निकालना है। एक बार दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, एक बार 2 प्रोटॉन है। तो उसी के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ डाल रखा है और आप इससे उसको कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे।